Hello and welcome back. I'm Vandana and we are learning SST of class 6. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book, Journeys Through Society, a book of social studies. So let's move on to theme C, which is our cultural heritage and knowledge traditions. And here we are going to start with chapter number 7, which is India's cultural roots. So we will read about the Vedas and Vedic culture, Jainism, Buddhism, folk and tribal roots. So these are topics we are going to cover here. Let's move on to get going. So India is a country full of color, traditions and variety. India वो country है जो कि color, tradition और variety से भरपूर है. And people from different regions and backgrounds live here. और लोग यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड और रीजन से रहते हैं, एक दूसरे के कस्टम्स को और उनके तरीक़ों को, लाइफ को जीने के, इन सब को जो है फॉलो करते हैं. एंड इसीलिए इंडिया एक बहुत ही स्पेशल और डाइवर्स कंट्री है. थ्रू आउट द ईयर मैनी फेस्टिवल्स, यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जैसे कि दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस. एंड ये सारे फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं जॉय के साथ, लाइट्स के साथ, म्यूज़िक और डिलीशियस फूड के साथ. फैमिलीज अपनी स्टोरी शेयर करती हैं अपने गॉड्स या फिर गॉडेसेस के बारे में, अपने ब्रेव हीरोज़ के बारे में एंशिएंट टाइम से, जो कि ये वैल्यूज़ जो है ये पास ऑन हो जाती हैं यंगर जनरेशन तक और हिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें बताती हैं. Indian food is famous for its rich spices and unique taste. Indian food अपने rich spices और unique taste के लिए जाना जाता है और हर एक स्टेट जो है उसकी एक स्पेशल खुद की डिश है. हम यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स देख सकते हैं डांस के, म्यूज़िक के, जो कि क्लासिकल फॉर्म से शुरू होते हैं जैसे कि भरतनाट्यम एंड यहाँ से ये फोक डांसेस तक कैरी ऑन होते हैं. लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं जैसे कि साड़ी, टर्बन या फिर मॉडर्न आउटफिट्स एंड अलग अलग तरीके के ब्यूटीफुल आर्ट्स और क्राफ्ट्स को ये जो है क्रिएट करते हैं जो कि इन लोगों के कल्चर को बताता है. ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक साथ मिलकर इंडिया को एक लैंड बनाती हैं जो कि इनक्रेडिबल है, अपने ट्रेडिशन के लिए और डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है. Many religions such as Hinduism, Buddhism and Jainism originated here. यहाँ पे बहुत सारे religions पैदा हुए जैसे कि Hinduism, Buddhism, Jainism and along with these religions several schools of thought also developed. और इन religions के साथ बहुत सारे schools जो है thought के वो भी develop हुए इंडिया में. Significantly influencing in philosophy, जिसने इंडियन फिलोसफी, रिलीजन और कल्चर को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया. They give us great lessons about the self, our actions and the ultimate goals of life. ये जो है हमें lessons देते हैं खुद के बारे में, हमारे actions के बारे में और हमारा जो भी goal है life में उसके बारे में. So like an ancient tree, Indian culture has many roots and many branches. So जैसे कि एक कोई पुराना पेड़ होता है तो उसमें बहुत सारे जो है रूट्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, वैसे ही हमारा इंडियन कल्चर है. ये जो रूट है ये नर्चर करता है एक कॉमन ट्रंक को एंड यहाँ ट्रंक से जो है बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं जो कि अलग अलग मैनिफेस्टेशन जो कि इंडियन कल्चर के हैं उसके बारे में बताते हैं. बट दे ऑल कीप टुगेदर बाय अ कॉमन ट्रंक. लेकिन इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी ये सारे एक ही कॉमन ट्रंक से जुड़े हुए हैं एंड वो है हमारा इंडिया. सो सम ऑफ दीज ब्रांचेस आर अबाउट आर्ट, लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन, रिलीजन. इनमें से कुछ ब्रांचेस हैं जो लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन, रिलीजन, आर्ट और गवर्नेंस, मार्शल आर्ट्स, इन सब के बारे में बताते हैं. इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में ये ब्रांचेस बताते हैं. एंड यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट्स आपको मिलेगा जिसका मतलब है ग्रुप ऑफ थिंकर्स और स्पिरिचुअल सीकर्स. यहाँ पे आपको स्कूल ऑफ थॉट में मिलेंगे ग्रुप ऑफ थिंकर्स या फिर स्पिरिचुअल सीकर्स जो एक जैसे आइडियाज़ को शेयर करते हैं ह्यूमन लाइफ के बारे में और दुनिया के बारे में.
आफ्टर द इंडस और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, सो इस इंडस या फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बाद बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट जो है इंडिया में आए, एंड वी विल सी अ फ्यू अर्ली स्कूल्स ऑफ इंडिया, और यहाँ पे हम कुछ अर्ली स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे इंडिया के। सो हियर कम्स द वेदास एंड वैदिक कल्चर। तो हम अब पढ़ने वाले हैं वेदास के बारे में और वैदिक कल्चर के बारे में। व्हाट आर वेदास? वेदास क्या है? वेदास एक लार्ज बॉडी है रिलीजियस टेक्स्ट की, जो कि पुरातत्व इंडिया से या एंशिएंट इंडिया से आया है। ये जो वर्ड वेदा है ये एक संस्कृत वर्ड है, एंड ये आया है विद से, जिसका मतलब होता है नॉलेज। So the Vedas are seen as a source of knowledge and wisdom, इसलिए इन्हें as a source of knowledge और wisdom माना जाता है। ये जो वेदास है इसमें आपको बहुत सारा डिस्क्रिप्शन मिलेगा सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस का, एंशिएंट इंडिया का, जैसे कि कास्ट सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलेगा, अलग अलग रिचुअल्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग कस्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें वेदास में मिलेंगी। इनफैक्ट अगर हम कहें तो देयर आर 4 मेन वेदास, 4 वेदास हैं, एंड इनके नाम है द ऋग्वेद, द यजुर्वेद, द सामवेद एंड द अथर्ववेद। सो देयर आर द मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे पुराने टेक्स्ट में से एक है ये वेदास, एंड इंडीड अमंग द मोस्ट एंशिएंट इन द वर्ल्ड, और अगर कहा जाए तो पूरी दुनिया में ये सबसे पुराने लिटरेचर के पार्ट है। हर एक जो वेदा है उसको जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। संहितास जिसमें हिम्स आते हैं, फिर है ब्राह्मणा जिसमें रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस आते हैं, फिर है अरंक्यानास जिसमें जो है मेडिटेशन और फिलॉसफी आता है, फिर आते हैं उपनिषद जिसमें फिलॉसफिकल टीचिंग्स आती हैं। तो ये हर एक वेदा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसका एब्रिविएशन यहाँ दिया गया है। द ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदास, चारों वेदास में से ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेदा है, एंड इट वॉज कंपोज अबाउट 3500 ईयर्स अगो। ये 3500 ईयर्स पहले जो है लिखा गया था एक ओल्ड या फिर वैदिक संस्कृत में, जो कि काफी ज्यादा डिफरेंट है जो संस्कृत हम अपने स्कूलों में पढ़ते हैं। तो संस्कृत से काफी ज्यादा डिफरेंट थी ये संस्कृत। ये जो ऋग्वेद है इसे डिवाइड किया गया है 10 मंडलास में या फिर वॉल्यूम्स में, एंड इसमें आपको जो है 1028 हिम्स मिलेंगे जो कि गाए गए हैं अलग अलग भगवानों को प्रेज करने के लिए ऑफ द आर्यंस। सो आर्यंस के जो भी भगवान थे उनको प्रेज करने के लिए ये हिम्स गाए गए हैं। अब जितने भी गॉड्स हैं उन सब के बीच में 3 वर परमानेंट, 3 गॉड जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। पहले थे इंद्र जो कि गॉड ऑफ वॉर और रेन थे, इन्हें युद्ध और रेन का देवता माना जाता था। फिर थे अग्नि जो कि गॉड ऑफ फायर थे। फिर थे सोम जो कि एक प्लांट थे फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। सो ये एक तरीके का प्लांट था जिसमें से एक स्पेशल तरीके की ड्रिंक को प्रिपेयर किया जाता था। तो सोम देव को भी जो है काफ़ी ज़्यादा माना जाता। तो ये 3 देव थे जिनको काफ़ी ज़्यादा माना गया है इस ऋग्वेद में। सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, और कुछ हिम्स तो ऐसे हैं जो डायलॉग्स के फॉर्म में हैं। एंड ऐसा ही एक फेमस डायलॉग है बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड 2 रिवर्स। तो ऐसा ही एक फेमस डायलॉग एक पुजारी जिनका नाम था विश्वामित्र उनके और 2 नदियों के बीच में है। उन 2 नदियों के नाम है बीस और सतलज। तो इन दोनों के बीच में जो है वो डायलॉग्स हुए थे। द रिवर्स लाइक द इंडस एंड इट ट्रिब्यूटरीज द सरस्वती, द गंगा एंड द यमुना आर ऑल्सो मेंशन इन द हिम। और ये जो 3 नदियां हैं गंगा यमुना सरस्वती, इनके भी बारे में मेंशन किया गया है इस वेद में। द सामवेद और द बुक ऑफ चैंट्स। तो सामवेद जो है ये बुक ऑफ चैंट्स है जिसमें हिम्स हैं जो कि गाए जाते हैं अलग अलग टाइम पे सैक्रिफाइसेस के। ये जो यजुर्वेद है इसे हम बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स कहते हैं। एंड ये जो है क्या करता है, इट लेज डाउन द प्रोसीजर्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस सैक्रिफाइसेस। ये जो है अलग अलग प्रोसीजर बताता है
परफॉर्मेंसेस बताता है अलग अलग सेक्रीफाइसेस के। फिर आते हैं अथर्ववेद। सो अथर्ववेद क्या है? ये कलेक्शन है सॉन्ग्स का, स्पेल्स का और मैजिकल चार्म्स का, जो कि कंट्रोल करता है एंड वार्ड ऑफ करता है डेमन्स को और एविल स्पिरिट को। सो ये जो चारों वेद हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी गई है। और अगर हम इन शॉर्ट कहें, इन चारों जो वेदास हैं उनके बारे में अगर हम इन शॉर्ट में बात करें तो ये जो वेदास हैं इसमें थाउजेंड्स ऑफ हिम्स, प्रेयर्स मिलेंगे, पोएम्स के फॉर्म में, सॉन्ग्स के फॉर्म में, जो कि रिसाइट किए जाते हैं ओरली एंड ये लिखे नहीं जाते। दे ऑल्सो कंटेन रिचुअल्स, इसमें कुछ रिचुअल्स भी हैं जो कि यूज किए जाते थे एंशिएंट वैदिक रिलीजियस सेरेमनीज में। और ये जो हिम्स हैं ये एक तरीके का लिटर्जिकल बॉडी जो है डेवलप करते हैं इन रिचुअल्स के आसपास। दे वर कंपोज इन द सप्त सिंधव रीजन, ये जो सप्त सिंधव रीजन है वहां पे इसे कंपोज किया गया था। And it is difficult to say when exactly the Rig was composed, but for anything between 100 and 200 generations. तो ये बताना तो बड़ा मुश्किल है कि ये कब जो है एग्जैक्टली कंपोज किया गया था, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं 100-200 जनरेशंस पहले इसे कंपोज किया गया था। एंड ये जो टेक्स्ट हैं ये कमिटेड हैं किसी मेमोरी के लिए through rigorous training and pass on orally from one generation to another. So ये जो भी ऋग्वेद के जो हिम्स हैं, जो भी प्रेयर्स हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन होती हैं और वो भी orally पास ऑन होती हैं। Now let's move on to Factspedia. So these meticulous transmission over thousands of years explain why in 2008 UNESCO recognized Vedic chanting as a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. So ये जो ट्रांसमिशन था thousands of years से, ये जो वेदों का जो ट्रांसमिशन था, इसे जो है यूनेस्को ने 2008 में रिकॉग्नाइज किया था एक मास्टरपीस ऑफ ओरल और इंटेंजिबल हेरिटेज का ह्यूमैनिटी के लिए। These hymns were composed by sages and females in an early form of the Sanskrit language. Priests taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence, and they praised a wide pantheon of gods. Some personified natural and cosmic phenomena such as fire, the sun, dawn, storms and rain. So ये जो भी हिम्स थे इन्हें कंपोज किया गया था ऋषियों और उनकी पत्नियों ऋषिकाओं द्वारा। अर्ली फॉर्म जो था संस्कृत लैंग्वेज का उसमें इसे जो है कंपोज किया गया था। एंड ये जो प्रीस्ट थे ये अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको ये सिखाते थे, इसे पढ़ना सिखाते थे, इसको रिसाइट करना सिखाते थे, मेमोराइज करना सिखाते थे, हर एक सिलेबल को ठीक से बोलना, हर एक वर्ड को ठीक से बोलना, हर एक सेंटेंस को ठीक से बोलना सिखाते थे। एंड वो क्या करते थे, वो प्रेज करते थे इस वाइड पैटर्न ऑफ गॉड्स को। कुछ को जो है पर्सोनिफाई किया जाता था, कुछ नेचुरल चीज़ों को पर्सोनिफाई किया जाता था और कुछ चीज़ें जो थी कुछ कॉस्मिक फिनोमिना जैसे कि अग्नि, सूर्य, उषा जो कि गॉडेस हैं और रुद्र, रेन, इन सब जो कॉस्मिक फिनोमिना है इन सब के बारे में इसमें बताया जाता था। अदर्स रिप्रेजेंटेड एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज सच एज फ्रेंडशिप। जो दूसरी चीज़ें थी वो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज को बताती थी, जैसे फ्रेंडशिप मित्र, मॉरल अथॉरिटी वरुण, किंगशिप इंद्र एंड स्पीच वाच अ गॉड। सो इन सब का जिक्र किया गया है यहाँ पे। टुगेदर विद द सीयर्स दीज डाइटीज सस्टेन रिथम और ट्रुथ एंड ऑर्डर इन ह्यूमन लाइफ एंड इन द कॉस्मस। और ये सारी जो चीज़ें थी, ये सारे जो भगवान थे, ये एक साथ मिलके जो है ह्यूमन लाइफ और कॉस्मोस को चलाते थे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक पार्ट दिया गया है ऋग्वेद से। नेक्स्ट कम्स वैदिक सोसाइटी।
So the period when Aryans settled in India is known as the early Vedic period. वो period जब Aryans जो हैं इंडिया में सेटल हुए थे उसे हम अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं. एंड अर्ली वैदिक कल्चर जो था इट वाज फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम. वो जो है कल्चर इस समय जो टाइम में आगे आया था. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन द फॉर्म ऑफ मेनी ट्राइब्स. अलग अलग ट्राइब्स के फॉर्म में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे, जन्स या फिर क्लैंस, जो कि एक राजन चलाता था. द ऋग्वेद alone lists over 30 such jans. For instances, the Bharats, the Purus, the Kurus, the Yadus, the Turvashas, etc. So ऋग्वेद में ऐसे ही कुछ जन्स जो कि 30 है नंबर में, इनकी एक लिस्ट दी गई है, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं. और हर एक क्लैन जो था वो एक पर्टिकुलर रीजन से जुड़ा हुआ था. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के. तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें 1500 BCE से 500 CE तक जो है सारी डिस्क्रिप्शन दी गई हैं. एंड इसी टाइम पे बर्थ हुआ था बुद्ध और महावीरा का. द ट्राइब्स कंप्राइज मेनी विलेजेस. ये जो ट्राइब्स है यहाँ पे उसमें बहुत सारे विलेजेस हैं जिन्हें ग्राम्स भी कहा जाता है. एंड हर एक ग्राम में जो है बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं. जो राजन था वो हेड था ट्राइब का, उसे लोग ही इलेक्ट करते थे. राजा जो था वो किंग था या फिर रूलर था. सभा और समिति थी यहाँ पे कलेक्टिव गैदरिंग हुआ करती थी या फिर असेंबली की जाती थी. एंड ये सारी चीज़ें जो है इन टेक्स्ट में मेंशन की गई हैं. बहुत सारे प्रोफेशंस भी मेंशन किए गए हैं वैदिक टेक्स्ट में, जैसे कि फार्मर, वीवर, पॉटर, बिल्डर, कारपेंटर, हीलर, डांसर, बार्बर, प्रीस्ट एक्सेट्रा. तो ये अलग अलग प्रोफेशंस भी मेंशन किए गए हैं इन वेदास में. एंड देयर वाज नो रिजिड कास्ट सिस्टम. और यहाँ पे कोई भी रिजिड कास्ट सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता था. लोग जो है अलग अलग फॉर्म्स में भगवान को प्रे करते थे, नेचर को प्रे करते थे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेस्ट योरसेल्फ. डू यू नो द टर्म फॉर अ सोसाइटी वेयर पीपल सेलेक्ट देयर लीडर्स? क्या आपको पता है वो उस टर्म के बारे में जो कि लोग जो है अपने लीडर को सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं? एंड हाउ डू यू थिंक पीपल के बेनिफिट फ्रॉम सच अ सिचुएशन? व्हाट वुड हैपन इफ दे लिव अंडर लीडर्स दैट दे डिड नॉट चूज? ऐसे लीडर के नीचे रह के जो है जिन लीडर्स को लोगों ने चूज नहीं किया, उनके नीचे जो है रह के, उनकी लीडरशिप में रह के लोग जो है क्या फील करेंगे, क्या होगा? So you have to think back to what you are learning in the theme governance and democracy and write your thoughts in a paragraph in 100 to 150 words. So this you have to do yourself. Next comes Vedic schools of thought. So Vedic culture also developed many rituals. Vedic culture की वजह से बहुत सारे rituals पैदा हुए. यज्ञ, जिससे ज़्यादातर जो है यज्ञ पढ़ा जाता है, directed towards various deities. और ये जो है अलग अलग भगवानों के बारे में था. फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव वेलफेयर एंड वेलबींग, अपने खुद के बेनिफिट के लिए और पूरी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो है ये रिचुअल्स डेवलप किए गए थे. डेली रिचुअल्स वो जनरली इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स. जो डेली रिचुअल्स थे वो प्रेयर्स के फॉर्म में थे. एंड अग्निदेव को जो है ऑफरिंग दी जाती थी. And the deity associated with fire, but these rituals became more and more complex in the course of time. So अग्निदेव को जो है ऑफरिंग्स दी जाती थी. ये जो deity थे ये फायर थे. एंड धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो रिचुअल्स थे वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए जैसे जैसे टाइम बीतता गया. A group of texts known as Upanishads built upon Vedic concepts. सो एक ग्रुप ऑफ टेक्स्ट जो है बने जिन्हें उपनिषद कहा जाता है. ये भी वैदिक कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते थे, ये इंट्रोड्यूस किए गए थे. एंड जैसे कि यहाँ पे बताया गया था रीबर्थ के बारे में, मीन्स फिर से जन्म लेना. फिर कर्मा के बारे में बताया गया था कि हम जो भी करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलता है. सो अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट्स, एक स्कूल ऑफ थॉट्स के अकॉर्डिंग, जिसको हम जो है वेदांता कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हर एक ह्यूमन जो बीइंग है उसकी लाइफ, नेचर और जो यूनिवर्स है वो एक डिवाइन एसेंस है जिसे ब्रह्मन
कहते हैं। नॉट टू बी कंफ्यूज विद द गॉड ब्रह्मा, इसे गॉड ब्रह्मा से कंफ्यूज नहीं करना है। सो जो है उनका मानना था, वेदांता का मानना था कि ह्यूमन लाइफ हो या नेचर हो या फिर यूनिवर्स हो, ये सारे जो है एक ही डिवाइन एसेंस का ही पार्ट है जिसे हम ब्रह्मन कहते हैं। और समटाइम्स जस्ट दैट टू वेल नोन मंत्रास एक्सप्रेस दिस इन अ सिंपल बट प्रोफाउंडेड वे। यहाँ पे दो वेल नोन मंत्रास दिए हैं जो कि एक सिंपल और प्रोफाउंडेड वे में इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो यू कैन रीड इट। द उपनिषद्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मन। जो उपनिषद्स थे उनका जो कॉन्सेप्ट था उसमें वो आत्मन के बारे में बताते थे या फिर सेल्फ के बारे में बताते थे। द डिवाइन एसेंस दैट resides in every being but is ultimately one with Brahman। तो इनका ये मानना था कि जो डिवाइन एसेंस है वो हर एक इंसान के अंदर है, वो आत्मा के अंदर है और ये सारे एक ही ब्रह्मन से मिले हुए हैं। So it followed that everything in this world is connected and interdependent। इनका कहना था कि हर एक चीज जो इस दुनिया में है वो या तो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे आश्रित है या फिर जुड़े हुए हैं। एंड दिस एक्सप्लेन्स अ कॉमन प्रेयर दैट बिगिंस विथ, और ये जो है एक कॉमन प्रेयर के थ्रू जो एक्सप्लेन किया जाता है जो कि सर्वे भवन्तु सुखिना। सो मे ऑल क्रिएचर्स बी हैप्पी, इसका मतलब है। एंड कंटिन्यूज विद द विश दैट ऑल मे बी फ्री फ्रॉम डिजीज एंड सॉरो। इसका मतलब है कि हर एक पर्सन जो इस दुनिया में है वो डिजीज और सॉरो से जो है दूर रहे। अब आता है बुद्धिज्म। सो द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वॉज सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम ने ही बुद्धिज्म को फाइंड आउट किया था। वो प्रिंस थे शाक्या क्लेन के एंड वो सन थे सुद्धोधना के जो कि किंग थे कपिल वस्तु के, और उनकी माता जो थी वो थी क्वीन माया। एंड वो बॉर्न हुए थे लुम्बिनी में जो कि नेपाल के आसपास है। एंड ये जो है 566 BCE की बात है। सो उस समय सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए थे। बुद्धा लेफ्ट हिज प्रिंसली लाइफ एंड अबंडन हिज फैमिली इन सर्च ऑफ ट्रू नॉलेज। सो बुद्धा क्योंकि वो एक प्रिंस थे उसके बाद भी उन्होंने अपनी इस प्रिंसली लाइफ को छोड़ा और वो सच की तलाश में, वो नॉलेज की तलाश में घर से निकल गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के। वहां पे जाके उन्होंने प्रैक्टिस किया एसेटिज्म 6 सालों तक, और फिर जो है उन्होंने एनलाइटनमेंट जो है अटेन किया मेडिटेशन के थ्रू। ही अटेन एनलाइटनमेंट अंडर अ पीपल ट्री। सो एक पीपल ट्री के नीचे उन्हें जो है भगवान मिले एंड वो ट्री था बोध गया में बिहार में, और उन्होंने रियलाइज किया द कॉज ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड। वहाँ पे उन्हें जाके पता चला कि जो लोग सफ़र करते हैं वर्ल्ड में वो क्यों करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा की क्या क्या टीचिंग्स थी? सो जो मेन टीचिंग थी बुद्धा की वो ये थी कि ही एक्सप्लेन इन द 4 नोबल ट्रुथ्स एंड द 8 फोल्ड पाथ्स। उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ्स बताए थे और 8 फोल्ड पाथ्स बताए थे। अब 4 नोबल ट्रुथ्स क्या थे? पहला था द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। उनका कहना था कि एक सच्चाई है कि जो दुनिया है सफरिंग से भरपूर है। नेक्स्ट द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। अब ये सफरिंग क्यों है? क्योंकि हमारी जो है इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, तो डिजायर है इसका एक मेन रीजन। सफरिंग कैन एंड इफ डिजायर इज एंडेड। अब ये जो सफरिंग है वो तब खत्म होगी अगर हमारी डिजायर खत्म हो जाती है। एंड डिजायर कैन बी एंडेड बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ्स। और ये डिजायर कैसे खत्म होगी? ये 8 फोल्ड पाथ्स को फॉलो करके ही खत्म हो सकती है। तो चलिए आते हैं द 8 फोल्ड पाथ्स पे। द 8 फोल्ड पाथ्स आर, पहला है राइट व्यू, सही देखो, राइट स्पीच, सही बोलो, राइट लाइवलीहुड, सही से रहो, राइट कॉन्सेंट्रेशन, सही से कॉन्सेंट्रेट करो, राइट माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस सही रखो, राइट एक्शन, काम सही से करो, राइट एफर्ट, एफर्ट सही से लगाओ, राइट मेडिटेशन, मेडिटेशन ठीक से करो। सो ये 8 रास्ते जिसने फॉलो कर लिए उसके सारे डिजायर खत्म हो जाते हैं और फिर वो भगवान को
पा जाता है। सो ये थी बुद्धा की टीचिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फैक्ट्सपीडिया। सो बुद्धिज्म इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ अ स्पिरिचुअल लीडर कॉल्ड बुद्धा। बुद्धिज्म जो है, जो स्पिरिचुअल लीडर बुद्ध हैं उनकी टीचिंग के अकॉर्डिंग उस पर बेस्ड है। और द अवेकेंड, उनको द अवेकेंड भी कहा जाता था। एज द स्टोरी गोज, then once Siddhartha Gautam grew up living a protected life in the palace। तो चलिए आगे स्टोरी को बढ़ाते हैं। सिद्धार्थ गौतम की स्टोरी पढ़ते हैं। तो वो एक प्रोटेक्टेड लाइफ जीते थे पैलेस में, क्योंकि वो प्रिंस थे तो उन्हें वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती थी। वहाँ पे वो जो लाइफ जीते थे वो पूरी तरह से उन्हें कुछ भी नहीं करना होता था और हर वक्त लोग उनके आगे पीछे घूमते थे, उनको प्रोटेक्ट करते रहते थे। He asked to be driven towards the city in a chariot. There on the way he came across an old sick man and a dead body। So एक दिन जो है वो अपने शहर में घूम रहे थे अपने रथ पे सवार होके, और रास्ते में चलते वक्त उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी दिखा उन्हें और एक मरा हुआ बॉडी दिखा। He also saw an ascetic who appeared to be happy एंड एट पीस। उन्होंने देखा कि एक जो है इंसान है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है और पीस में है। सो ये सारी एक्सपीरियंस को उन्होंने फॉलो किया। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो भी उनके पास लग्जरी है लाइफ में, जो भी उनकी फैमिली है, उन सब चीज़ों को यहीं छोड़ देंगे। और फिर उन्होंने पैरों पे जो है ट्रैवल करना शुरू किया। एक जो है पुजारी के रूप में, एक भिक्षुक के रूप में वो ट्रैवल करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारे वो पुजारियों से मिले, बहुत सारे स्कॉलर्स से मिले, और उन्होंने इस सफरिंग का, ह्यूमन लाइफ में जो सफरिंग है उसका रूट कॉज ढूंढने की कोशिश की। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद का रास्ता ढूंढेंगे जहाँ से उन्हें जो है रियलाइजेशन मिल सके। और फिर उन्होंने बहुत दिनों तक मेडिटेशन किया पीपल ट्री के नीचे, बोध गया बिहार में। जब जाके उन्हें एनलाइटनमेंट मिला, वो भगवान से मिल पाए, और उसके बाद उन्हें जो है बुद्धा के नाम से बुलाया जाने लगा, विच मीन्स द एनलाइटेंड, जिसका मतलब है द एनलाइटेंड या फिर द अवेकेंड वन। सो ही देन वेंट टू सारनाथ, वाराणसी। सो ये गए फिर वहाँ से सारनाथ, जो कि वाराणसी के पास है। वहाँ पे उन्होंने क्या कहता है, उन्होंने अपनी फर्स्ट टाइम जो है लोगों को सिखाना शुरू किया एंड उन्हें रिलीजियस टीचिंग देने लगे। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फीट। पूरी जिंदगी उन्होंने पैरों पे चलते चलते बिता दी एंड अलग अलग जगहों पे जाते थे, लोगों को सिखाते पढ़ाते थे। एंड टिल ही पास अवे एट कुशीनारा, और फिर कुशीनारा में जाके उनकी मृत्यु हो गई। सो द बुद्धा स्टार्टेड टीचिंग what he had realized। उन्हें जो भी रियलाइज हुआ उन सब चीज़ों को वो लोगों को सिखाने लगे, इंक्लूडिंग द आइडिया ऑफ अहिंसा। उन्होंने अहिंसा के बारे में लोगों को सिखाया। अहिंसा इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज नॉन वायलेंस, बट इट ओरिजिनली मेंट नॉट हर्टिंग और नॉट इंजरिंग। सो अहिंसा को हमेशा जो है नॉन वायलेंस कहा जाता है, लेकिन इसका जो सही मीनिंग है वो है किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना। सो संघा वॉज एस्टैब्लिश बाय गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध ने संघ को जो है एस्टैब्लिश किया था 5th सेंचुरी BCE में। बुद्धा को ये संघ मिले थे, जिसका मतलब था अ कम्युनिटी ऑफ भिक्षुज और मॉन्क्स। ये कम्युनिटी थी जिसमें भिक्षुज और मॉन्क्स रहते थे। अब द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पिटका। सो जो भी रूल्स थे इस संघ से रिलेटेड वो सारी जो है एक बुक में लिखे गए, जिसका नाम था विनय पिटका। ऑल मेट कुड जॉइन द संघ, जितने भी लोग थे वो सारे संघ को ज्वाइन कर सकते थे। हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ द पेरेंट्स। लेकिन अगर बच्चों को पार्ट लेना था इस संघ में, वो इसका हिस्सा बनना चाहते थे, तो उन्हें अपने पेरेंट्स का जो है परमिशन लेना था। एंड स्लेव्स दैट ऑफ देयर मास्टर, और स्लेव्स को अपने मास्टर की परमिशन लेनी जरूरी थी। विमेन हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, और जो विमेन थी उन्हें अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी थी, तभी वो इस संघ को ज्वाइन कर सकते थे। सो जो भी मैन और वुमेन थे, जिन्होंने भी इस संघ को ज्वाइन किया, वो एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीने लगे।
वो अपना ज़्यादातर समय जो है मेडिटेट करने में बिताते थे और वो शहरों और गांवों तक जाते थे, वहाँ जाते थे, भिक्षा मांगते थे बहुत टाइम तक। एंड दैट फिक्स्ड वाई दे वर नोन भिक्षुस, इसीलिए इन्हें भिक्षुस कहा जाता था। सो ये एक प्राकृत वर्ड है रेनाउंसेंस का, या फिर भिक्षुईज कहा जाता था। So those who joined the संघ include Brahmin, Kshatriya, merchant, labor, barber, dancer and entertainers and slaves। तो ये सारे लोग जो है इस संघ में इंक्लूडेड थे। बहुत सारी स्टोरीज हैं उपनिषद से जो कि हाईलाइट करती हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस वेदर दे केम फ्रॉम मेन, वुमेन और चिल्ड्रन। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि मेन, वुमेन, बच्चों इन सब से आती हैं जो अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। श्वेता केतु एंड द सीड ऑफ रियलिटी। सो ऋषि उदलका अरुणि सेंड हिज सन श्वेता केतु टू अ गुरुकुल टू लर्न द वेदास। सो ऋषि उदलका अरुणि इन्होंने अपने बेटे को जो है गुरुकुल भेजा वेदास पढ़ने के लिए। जब जो इनका बेटा जो है वापस आता है 12 साल बाद, तो उसके फादर रियलाइज करते हैं कि ही हैड बीन वेरी प्राउड ऑफ हिज लर्निंग एंड उसके फादर जो है उसकी लर्निंग को देखे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। एंड 50 उदयका टेस्टेड हिम विद क्वेश्चंस ऑन द नेचर ऑफ ब्राह्मण। तो 50 लोगों ने जो है उसके टेस्ट लिए और वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे नेचर पे ब्राह्मण के, जिसका जो है जवाब श्वेता केतु ने जो है नहीं दे पाए, वो उसका जवाब नहीं दे पाए। सो उदलका प्रोसीडेड टू एक्सप्लेन हाउ ब्राह्मण दो इनविजिबल एवरीवेयर just as the seed of a banyan fruit seems empty when you open it but already contains the future banyan tree, or just as all kinds of different pots can be made out of the same clay। So उदलका ने एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि ये जो ब्राह्मण्स हैं ये भले ही आपको ना दिखते हो, ये हर जगह हैं। जैसे कि एक बैनियन ट्री का जो फ्रूट है उसको आप जब खोलोगे तो वो खाली दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक फ्यूचर बैनियन ट्री पहले से होता है। इसी तरीके से अगर हम कोई भी क्ले लें उससे हम अलग अलग तरीके के पॉट्स बना सकते हैं एक ही क्ले से। Similarly, everything around us has emerged from the same essence Brahman। हर चीज़ हमारे आसपास जो है वो ब्राह्मण से ही निकल के आई है। And he concluded his teaching with these words। उन्होंने अपनी टीचिंग को इन वर्ड्स से जो है कंक्लूड किया कि everything consists of this subtle essence and you are that श्वेता केतु। तो उन्होंने कहा कि हर चीज़ जो है इसी एक चीज़ से निकली और तुम भी इसका ही एक पार्ट हो। Next, Nachiketa and his quest। So once a man was giving away all his possessions in a ritual। एक बार की बात है कि एक आदमी जो है अपने जो जागीर थी वो सारा कुछ वो एक रिचुअल में जो है देने लग जाता है दान के रूप में। As his son Nachiketa kept asking him which god he would be offered to, the father became angry and answered, I gave you to Yam, the गॉड ऑफ डेड। सो अब जैसे नचिकेता ने पूछा कि आप मुझे किसको ऑफर करेंगे, आप मुझे किसको जो है दान में देंगे, तो फादर ने गुस्से में आंसर दिया कि मैं तुम्हें यम को दान में दूंगा। और वो यम कौन है, वो गॉड ऑफ डेथ है। नचिकेता देन प्रोसीडेड टू यम्स वर्ड। अब नचिकेता ने अपने फादर की बात को माना और वो यम के दुनिया में चले गए। सो आफ्टर अ लॉन्ग वेट मेट द माइटी गॉड। और काफ़ी देर वेट करने के बाद जो यम गॉड थे उनसे वो मिले। वन क्वेश्चन वॉज ऑन हिज माइंड, व्हाट हैपन्स आफ्टर द बॉडी डाइज। तो उनके दिमाग में ख्याल था, एक क्वेश्चन था और उन्होंने पूछा कि मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है। यम ट्राई टू अवॉइड आंसरिंग बट द बॉय परसिस्टेड। सो यम इस बात का आंसर नहीं देना चाहते थे, लेकिन जो बॉय था वो बार बार जो है इसके लिए प्रोसेस करा था। फाइनली यम एक्सप्लेन दैट। बाद में फाइनली जो है यम ने एक्सप्लेन किया कि द आत्मन और सेल्फ इज
हिडन विद इन ऑल क्रिएचर्स, उन्होंने कहा कि जो आत्मा है वो हर किसी के अंदर छुपी हुई होती है। इट इज नीदर बॉर्न नॉर डज इट डाई, सो ना वो कभी जन्म लेती है ना ही वो कभी मरती है। इट इज एटर्नल, वो एटर्नल है। And having acquired this profound knowledge, नचिकेता returned to his father who welcomed him with joy. So ये knowledge लेने के बाद नचिकेता जो है वापस अपने फादर के पास आते हैं जिन्होंने उसका स्वागत किया था खुशियों से। So next comes the debate of Gargi and Yajnavalkya. So once the wise king Janak announced a prize for the winner ऑफ अ फिलोसफिकल डिबेट, एक बार की बात है जो किंग जनक थे उन्होंने एक प्राइज मनी अनाउंस की थी विनर को जो कि एक फिलोसफिकल डिबेट को जीत पाएगा। सो यज्ञवल्क्य जो कि एक रिनाउंड ऋषि थे वो आते हैं किंग के कोर्ट में और डिफीट कर देते हैं बहुत सारे स्कॉलर्स को। अंटिल गार्गी अ ऋषिका आस्क्ड हिम अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, जब तक गार्गी ने उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा था। सो गार्गी जो एक ऋषिका थी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा उनसे, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछे ऑन द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के नेचर पे, एंड फाइनली ऑन द नेचर ऑफ ब्राह्मण, और फिर ब्राह्मण्स के नेचर पे। सो एट दैट पॉइंट यज्ञवल्क्य आस्क्ड हर टू स्टॉप आस्किंग फर्दर क्वेश्चंस, और इस पॉइंट पे यज्ञवल्क्य ने उनसे बोला कि अब तुम मुझसे आगे के क्वेश्चंस मत पूछो। लेटर हाउएवर गार्गी resumed her questions and Yajnavalkya went on to explain how Brahman is what makes the world, the seasons, the rivers and everything else possible. और लेकिन ये कहने के बाद भी गार्गी के क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, वो अपने क्वेश्चन पूछती रही और फिर यज्ञवल्क्य ने उन सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए कि ब्राह्मण क्या है, दुनिया कैसे बनी है, सीजन्स क्या है, रिवर्स क्या है, और हर वो क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की जो वो दे सकते थे। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू फैक्सपीडिया। सो बुद्धिस्ट नन्स कंपोज ब्यूटीफुल पोएम्स, जो बुद्धिस्ट नन्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम्स कंपोज करते थे जो कि रिकाउंट करते थे उनके एक्सपीरियंसेस को, एंड दीज पोएम्स वर लेटर कंपाइल्ड इन अ बुक कॉल्ड द थेरिगता और द सॉन्ग ऑफ द नन्स, और फिर इन सारे पोएम्स को एक बुक में कंपाइल कर दिया गया जिसका नाम था थेरिगता या फिर सॉन्ग्स ऑफ द नन। नेक्स्ट आफ्टर लर्निंग अबाउट बुद्धिज्म लेट्स मूव ऑन टू जैनिज्म। सो जैनिज्म वाज प्रोफाउंडेड बाय ऋषभदेव, एंड ऋषभदेव ने जो जैनिज्म को ढूंढा था। द वर्ड जैन और जैना कम्स फ्रॉम जीना मीनिंग कॉन्करर। सो ये जो वर्ड जैन या फिर जैना है ये एक वर्ड जीना से आया है जिसका मतलब कॉन्करर होता है, लेकिन इसका जो है दिस डज नॉट रिफर टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरी और एनिमी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी टेरिटरी या फिर एनिमी को हमने कॉन्क्वेस्ट कर लिया है, बट टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट। ये इग्नोरेंस और अटैचमेंट को कॉन्क्वेस्ट करने को कहता है। इन ऑर्डर टू अटेन एनलाइटनमेंट, अगर आपको एनलाइटनमेंट चाहिए तो आपको जो है इग्नोरेंस और अटैचमेंट को खत्म करना होगा। द जैन्स काउंट महावीरा एज द लास्ट ऑफ 24 टीचर्स कॉल्ड तीर्थांकर्स। सो ये जो जैन्स थे ये महावीर को काउंट करते हैं 24 टीचर्स में जिन्हें हम तीर्थांकर कहते हैं। द फर्स्ट तीर्थांकर वॉज ऋषभदेव, जो पहले तीर्थांकर थे वो ऋषभदेव थे, एंड ही वॉज नोन एज आदिनाथ, उन्हें आदिनाथ कहा जाता था। नेक्स्ट वर्धमान महावीर। सो वर्धमान वॉज born in 599 BCE at कुंडग्राम नियर वैशाली इन बिहार। तो यहाँ पे वो पैदा हुए थे वैशाली बिहार में, एंड इनके जो फादर थे वो थे सिद्धार्थ, एंड ही वॉज अ हेड ऑफ जंत्रिकास, वो जंत्रिकास के हेड थे जो कि एक क्षत्रिय क्लैन है, और उनकी जो मदर थी वो थी लिच्छवी प्रिंसेस, वो लिच्छवी की प्रिंसेस थी। So Mahavir left his house at the age of 30 to seek truth and enlightenment. महावीर ने अपने घर को छोड़ दिया था 30 की एज में
ताकि वो सच को और एनलाइटनमेंट को ढूंढ सके। लेट्स मूव ऑन टू फैक्ट्सपीडिया। सो द इनॉर्मस स्टैच्यू ऑफ द जैन मॉन्क गोमतेश्वर एट Shravanbelagola in Karnataka is a beautiful example of Jain art. So the Angas and the Purvas are the sacred texts of the Jains. ये दो sacred texts हैं Jains के. First preserved through the oral tradition, the teaching of Mahavir was subsequently written down in 14 Purvas. पहले तो ये जो टीचिंग्स थी महावीर की वो ओरली दी जाती थी, फिर बाद में इसे जो है लिखा गया 14 पूर्वाज में और बाद में इन्हें अरेंज किया गया 12 अंगाज में। द जैन टेक्स्ट वर रिटन इन प्राकृत, जो जैन टेक्स्ट है उसे प्राकृत भाषा में लिखा गया। जैनिज्म स्ट्रेसेस that there is no need for Vedic ceremonies or for invoking the god for help. So Jainism जो था उनका ये मानना था, वो ये प्रीच करते थे कि जो वैदिक सेरेमनीज है उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी गॉड को हेल्प के लिए बुलाने की ज़रूरत है। For the next 12 years he meditated and led a life of severe austerity. 12 सालों तक उन्होंने मेडिटेट किया और उनकी जो लाइफ थी उसको उन्होंने सर्व कर दिया। एंड द फर्स्ट मे बी इलस्ट्रेटेड बाय दिस सेइंग ऑफ महावीरा, जो महावीर के जो सेइंग थी उसका एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिया गया है। ऑल ब्रीदिंग एग्जिस्टिंग लिविंग सेंटेंट क्रिएचर्स शुड नॉट बी स्लेन नॉर ट्रीटेड विथ वायलेंस nor abused, nor tormented, nor driven away. तो ये उनकी जो है टीचिंग थी। Now let's move on to test yourself. So do you think the term जीना was used for महावीर? क्या आपको लगता है कि ये जो वर्ड जीना है वो महावीर के लिए यूज किया था? You have to find out. Now let's move on to teachings of महावीर. महावीर की क्या क्या टीचिंग्स थी? So महावीरा believed in leading a simple life. उनका मानना था कि सिंपल लाइफ जीनी चाहिए। And he was against rituals and animal sacrifices. वो रिचुअल्स के खिलाफ थे, एनिमल सेक्रीफाइसेस के खिलाफ थे। उनका जो है मेन एम्फेसिस जो था वो था प्रिंसिपल्स पे था, जो कि नॉन वायलेंस था। एंड टॉट पीपल टू अवॉइड किलिंग इंसेक्ट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग। वो लोगों को सिखाते थे कि इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमन बीइंग्स को नहीं मारना चाहिए और ह्यूमन बीइंग्स को नहीं मारना चाहिए। ही सेड दैट फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रीबर्थ वाज मोक्ष। उनका कहना था कि बार बार जन्म लेना, मर जाना और फिर से जन्म लेना, ये जो साइकिल है लगातार चलता रहता है, तो अगर इससे छुटकारा चाहिए तो मोक्ष पाना पड़ेगा। एंड दिस कुड बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग द 3 jewels और त्रिथनाज ऑफ जैनिज्म। उनका मानना था कि ये जो 3 उनके जो नॉलेज वाले जो चीज़ें थी, जो 3 jewels थे, इसके थ्रू ही हम मोक्ष को पा सकते हैं। तो उन्होंने कहा राइट फेथ, सही से फेथ रखो, राइट नॉलेज, नॉलेज सही से रखो, राइट एक्शन, अपने काम को सही से करो। सो जैन टीचिंग्स ऑल्सो इंक्लूड अहिंसा। सो जो जैन टीचिंग थी उसमें अहिंसा को सिखाया गया, उसमें बताया गया अनएंगतम वदा और अप्रहिगता, इन तीनों चीजों के बारे में बताया गया। ये जो आइडियाज थे, these are shared to a large extent with Buddhism. So these ideas shared to a large extent with Buddhism and the Vedantic school of thoughts are central to Indian culture. So ये जो चीज़ें थी, ये जो आइडियाज थे, ये ज़्यादातर बुद्धिज्म से और वेदांतिक स्कूल जो था थॉट्स का, उससे जो काफ़ी ज़्यादा मिलते थे और ये इंडियन कल्चर के बारे में बताते थे। Now let us define the last 2 in simple terms. जो लास्ट के जो 2 हैं उनको सिंपल टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं। तो पहला है अनेकत्वदा, जिसका मतलब है नॉट जस्ट वन, एस्पेक्ट और पर्सपेक्टिव, एंड दैट इज अ ट्रुथ
has many aspects and cannot be fully described by any single statement. So इसका मतलब था कि not just one, कोई भी एक aspect या perspective नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग जो सच्चाई थी उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं और इसे किसी भी एक सिंगल सेंटेंस से डिफाइन नहीं किया जा सकता, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है अपरिग्रह, जिसका मतलब है नॉन पोजेशन एंड एडवाइसेस डिटैचमेंट फ्रॉम मटीरियल पोजेशन। ये जो है मटीरियल पोजेशन से डिटैचमेंट बताता है। लिमिटिंग वन सेल्फ टू व्हाट इज ट्रूली नेसेसरी इन लाइफ, ये बताता है कि हमें जो है अपने आप को लिमिटेड रखना चाहिए, जो चीज़ ज़रूरी है लाइफ में सिर्फ उसी चीज़ को करना चाहिए, बहुत सारी मटीरियल पोजीशंस को नहीं रखना चाहिए। सो जैनिज्म ऑल्सो इंसिस्ट ऑन द इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल क्रिएचर्स। जैनिज्म का मानना था कि सारी चीज़ें एक साथ कनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, चाहे वो ह्यूमंस हो या फिर कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हो। एज दे सपोर्ट ईच अदर एंड कैन नॉट लिव विदाउट वन अनदर, सारी चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती हैं। Scientists studying nature, flora and fauna have again and again confirmed this deep truth. So जो साइंटिस्ट हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं नेचर को, फ्लोरा और फाइना को, वो बता रहे हैं कि सारी चीज़ें जो है इस चीज़ को बार बार कंफर्म करें कि सारी चीज़ें एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है एंड ये बहुत ही गहरी सच्चाई है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। सो द जैन्स केम टू बी डिवाइडेड इनटू टू मेन सेक्ट्स। जैन्स जो है ये दो मेन सेक्ट्स में डिवाइड हो गए, द श्वेतांबर्स एंड द दिगंबर्स। So Jainism spread to Gujarat and Rajasthan, गुजरात और राजस्थान तक ये काफ़ी ज़्यादा फैल गया and it also spread to some parts of South India and Nepal, और साउथ इंडिया और नेपाल के भी कुछ पार्ट्स तक ये काफ़ी फैल गया। The Jatak tales, which have delighted generations of Indian children and adults, tell stories of the Buddha's former births and express in simple terms of Buddhist values. सो जो जातक टेल्स हैं ये क्या करते हैं, जो भी इंडियन चिल्ड्रन है उनकी जनरेशन्स को काफ़ी ज़्यादा हैप्पी करते हैं, अडल्ट्स को हैप्पी करते हैं। ये स्टोरीज बताते हैं बुद्धा के बर्थ से पहले की, और ये अलग अलग वैल्यूज़ को भी सिखाते हैं। इन अ वेल नोन टेल बुद्धा वॉज द किंग ऑफ अ लास्ट ग्रुप ऑफ मंकीज। सो एक बहुत ही फेमस टेल है, कहानी है, जिसमें बुद्धा जो है एक बहुत ही बड़े जो ग्रुप था मंकी का उसके राजा थे, और वो रहते थे एक बड़े से पेड़ के पास जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स थे। डिवाइन फ्रेगरेंस मीन्स उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, टेस्ट बहुत अच्छा था। सो डिस्पाइट द मंकी किंग्स इंस्ट्रक्शंस दैट नो फ्रूट शुड फॉल, वन डे अ राइप फ्रूट ड्रॉप्ड into the stream below. So जो मंकी के जो किंग थे उनका इंस्ट्रक्शन था कि कोई भी फ्रूट नीचे नहीं गिरना चाहिए। उसके बाद भी एक दिन एक पका हुआ फल जो है पानी में गिर जाता है जो कि उसके नीचे था, और वहाँ पे उसकी लहरों के साथ ये जो है बहता हुआ चला जाता है और एक जो है पैलेस के आसपास जाता है जहाँ पे नेट में कैप्चर हो जाता है। And now the king was so enchanted by its taste that he ordered his soldiers to locate the tree it came from. अब जो है जैसे ही वो फ्रूट जो है किंग के पास पहुंचा तो वो उसके टेस्ट से इतने ज़्यादा खुश हो गए कि उन्होंने अपने सोल्जर्स को कहा कि जाओ उस पेड़ का पता करके आओ। सो काफ़ी देर तक सर्च करने के बाद उन्हें वो पेड़ मिल गया, और मंकीज जो है वो उस ट्री के फ्रूट को एंजॉय कर रहे थे। सोल्जर्स ने अटैक कर दिया मंकी पे, and the only way for the monkey king to save his monkeys was to help them cross the stream, but they could not do so on their own, being much larger than the others. The monkey king held on to a tree on the opposite bank and allowed them to use his body as a bridge to cross the stream. So अब सोल्जर्स ने मंकी पे अटैक कर दिया, जो जितने भी मंकीज थे सब पे अटैक कर दिया, और मंकीज को अब बचना था। तो किंग जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि मंकीज को यहाँ से चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्ट्रीम को क्रॉस करके आप लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन कोई भी मंकीज को नहीं कर पाया।
अब क्योंकि जो किंग था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था साइज में, तो उसने डिसाइड किया कि इस पेड़ से अगले पेड़ तक मैं एक ब्रिज बन जाऊंगा और सारे मंकीज मेरे ऊपर से क्रॉस करके चले जाएंगे। तो वो ब्रिज बन गया। Although he was severely bruised in the process and eventually died. So इस पूरे प्रोसेस में उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी और फिर वो मर गया। The king who was the seen from a distance was greatly moved by the monkey's king's selfless sacrifice. अब जो किंग था वो बहुत दूर से इस सीन को देख रहा था और उस किंग मंकी के सेल्फलेस सेक्रीफाइस को उसने बहुत अच्छे से देखा, वो उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। He thought about the role of a king with respect to his subjects, और फिर उस किंग के रोल को वो अपने ऊपर लेके वो उसके बारे में सोचने लगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर है जिसमें एक स्टोन पैनल है जो कि भरौत मध्य प्रदेश में है, जो कि उस मंकी किंग के स्टोरी को बता रहा है। Next again there is a Jain story. So रोहिण्या was an extraordinarily skilled burglar. रोहिण्या एक बहुत ही extraordinarily skilled burglar था जो कि क्या करता था, एवेड करता था all attempts to catch him. अपने को पकड़े जाने के सारे अटेम्प्ट्स को वो खत्म कर देता था। On his way to the city he accidentally heard a few sentences for a sermon that Mahavira was giving about अचीविंग लिबरेशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ इग्नोरेंस। तो जब वो रास्ते में जा रहा था तो अचानक से उसने एक्सीडेंटली कुछ सेंटेंसेस सुन लिए एक पुजारी के द्वारा, जो बोला जा रहा था कि महावीर जो है एक ऐसी जो है वाणी बता रहे हैं जिसमें जो है जो ऑर्डिनरी लाइफ है इग्नोरेंस की, उससे जो है हम काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। सो जैसे ही ये बात उसने सुनी वो भागता हुआ गया उस सिटी में, एंड वहाँ पे जैसे ही वो गया तो लोगों ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जैसे ही लोगों ने उसे अरेस्ट किया उसने जो है अपने आप को एक सिंपल फार्मर बताया, उसने जो है अपने आप को एक सिंपल फार्मर प्रिटेंड किया। जो मिनिस्टर्स थे अब उसके जो है इस क्लेवर प्लान को समझ चुके थे और उन्होंने एक प्लान बनाया कि इससे कैसे जो है अपनी आइडेंटिटी को हमें कन्फेस कराना है। लेकिन जो रोहिण्या था वो उसने जो है महावीर के जो भी शब्द थे वो उसे याद आ गए, एंड ही वॉज एबल टू डिटेक्ट द मिनिस्टर्स प्लान एंड डिफीटेड। और फिर उस सारे जो है बात जो भी महावीर के जो विवाद थे उन सारी चीज़ों से जो है उसने उस मिनिस्टर के प्लान को डिटेक्ट कर लिया और फिर उसे इजिली डिफीट कर लिया। सो फीलिंग रिमोर्सफुल रोहिण्या अप्रोच महावीर। अब जो है खुश होके जो है रिमोर्सफुल फील करके जो है रोहिण्या जो है महावीर के पास गया, वहाँ जाके उसने अपने क्राइम को कन्फेस किया एंड जो भी स्टोलन ट्रेजर था उसे वापस कर दिया और माफ़ी मांग ली। ही बिकेम अ मॉन्क, वो एक मॉन्क बन गया, रियलाइज द इल्यूजन ही वॉज लिविंग इन एंड फोकस ऑन एक्वायरिंग हायर नॉलेज। सो जब वो महावीर से मिला उसने वहाँ पे उनसे माफ़ी मांगी, सारा कुछ जो है वापस कर दिया जो भी उसने चुराया था। वहाँ से वो एक जो है मॉन्क बन गया, उसने जो है लाइफ को जीने के तरीके को सीखा और फिर वो हायर नॉलेज को एक्वायर करने के लिए आगे बढ़ गया। द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट एक्शन एंड राइट थिंकिंग। ये स्टोरी जो है राइट एक्शन और राइट थिंकिंग के बारे में बताती है और दिखाती है कि एवरीवन डिजर्व्स अ सेकंड चांस। ये बताती है कि हर किसी को एक दूसरा मौका ज़रूर मिलना चाहिए। सो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एमर्ज इन इंडिया ड्यूरिंग द 6th century BC। 6th century BC के टाइम पे ये दोनों ही इंडिया में आए थे एज अ रिस्पॉन्स टू सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एट दैट टाइम। सो वहाँ पे उस समय कंट्री में बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस चेंज उस समय चल रहे थे। बोथ रिलीजन्स रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द ब्राह्मणिकल कास्ट सिस्टम एंड sought to provide an alternative path to liberation from the cycle of birth and death। दोनों ही जो रिलीजन थे उन्होंने जो भी ब्राह्मणिकल कास्ट सिस्टम था उसको जो है रिजेक्ट किया, उसकी अथॉरिटी को रिजेक्ट किया और दोनों ने ही जो है एक दूसरा रास्ता दिखाया जिससे जो है हम जीवन और मरण के इस साइकिल से छुटकारा पा सकते थे। इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म मॉन्क्स एंड sometimes nuns to began traveling across the land and spread their teaching। दोनों ही रिलीजन में
मॉन्क्स और नन्स जो है वो ट्रैवल करते थे पूरी लैंड पे और अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करते थे। वाइल मूविंग दे क्रिएटेड न्यू मोनेस्ट्रीज, और मूव करते समय इन्होंने बहुत सारे मोनेस्ट्रीज बनाए। विच वाइल सम लेड एसेटिक लाइव्स इन केव्स कट इन द रॉक्स, और कुछ जो है अपनी जो है लाइफ उन्होंने वहाँ पे जो केव्स थे उनमें उन रॉक्स के बीच में बिता दी। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं एलोरा केव की। Next, let's move on to Factspedia. So in English, Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism are often labeled as religions. अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ये सारे ही रिलीजन हैं, and you may notice that we have avoided this term preferring schools of thoughts and later in this chapter belief system. So यहाँ पर रिलीजन वर्ड नहीं यूज़ किया गया है, यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट्स यूज़ किया गया है और बाद में बिलीफ सिस्टम यूज़ किया गया है। दिस इज बिकॉज देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू दोज स्कूल्स एंड सिस्टम्स विच वी विल एक्सप्लोर ग्रेजुअली। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इस स्कूल या फिर सिस्टम के बारे में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। फिलोसफिकल आस्पेक्ट एक्सप्लोर करेंगे, स्पिरिचुअल आस्पेक्ट है, रिलीजियस एस्पेक्ट है, एथिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट और भी बहुत सारे ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स है जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे। मेनी स्कॉलर्स अग्री दैट द वर्ड रिलीजन इज टू लिमिटिंग इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, और बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि ये जो वर्ड रिलीजन है ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटिंग है अगर हम इंडियन सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। सो एट द टाइम देयर वर some other schools also, one of them that was Charvaka school, which was Lokyat, which believed that the material world was the only thing that existed. So उस समय जब जैनिज्म बुद्धिज्म काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था उस समय और भी बहुत सारे स्कूल्स थे, जिसमें से एक था चरवका स्कूल जिसका मानना था कि जो मटेरियल वर्ल्ड ही है वही है, सब कुछ है और कुछ नहीं है, एंड दैट देयर कुड बी नो लाइफ आफ्टर डेथ, और उनका मानना था कि डेथ के बाद कोई भी लाइफ नहीं होती। बट दिस स्कूल डिड नॉट गेन मच पॉपुलैरिटी एंड डिसअपियर्ड विद टाइम। लेकिन ये जो स्कूल था इसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली और समय के साथ ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू फोक एंड ट्राइबल रूट्स। सो द कल्चरल रूट्स वी हैव सीन सो फार आर वेल डॉक्यूमेंटेड इन मेनी टेक्स्ट। अब जो भी कल्चरल रूट्स हमने अब तक देखे वो बहुत सारे टेक्स्ट में उनके बारे में लिखा गया है। एंड इंडिया हैज़ ऑल्सो हैड रिच ओरल ट्रेडिशंस। इंडिया में भी रिच ओरल ट्रेडिशंस फॉलो किए गए जो कि टीचिंग और प्रैक्टिसेस के बारे में बताता है, जो कि ट्रांसमिट करता है एवरीडे प्रैक्टिस के थ्रू विदाउट रिटन टेक्स्ट, बिना रिटन टेक्स्ट के। एंड दिस इज द केस ऑफ द वेदास, और यही केस वेदास में है। Among them are numerous folk traditions, इनके बीच में बहुत सारे folk traditions हैं जो कि ट्रांसमिट होते हैं कॉमन पीपल से एज वेल एज ट्राइबल ट्रेडिशन से, एंड ये पास डाउन होते हैं ऑन ट्राइब्स के बीच में। नाउ व्हाट इज अ ट्राइब? सो देयर आर मेनी डेफिनेशंस फॉर द सोशल एंटिटी। सोशल एंटिटी की बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन आज के टाइम में एंथ्रोपोलॉजिस्ट usually consider a tribe to be a group of families or clans sharing a tradition of common descent. So आज के टाइम में अगर हम बात करें तो ट्राइब क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैं या फिर क्लैंस हैं जो कि एक तरीके के सोशल ट्रेडिशन को जो है पास ऑन करते हैं, फॉलो करते हैं, एक तरीके के कल्चर को या फिर लैंग्वेज को आगे बढ़ाते हैं, जो कि रहते हैं एक क्लोज नेट कम्युनिटी में अंडर अ चीफ, जहाँ पे एक चीफ होता है जो कि एंड होल्डिंग नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, और यहाँ के लोग कोई भी तरीके के प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन नहीं करते। तो ऐसी किसी भी चीज़ को ट्राइब कहा जाता है। इंटरेस्टिंगली एंशिएंट इंडिया डिड नॉट हैव अ वर्ड फॉर ट्राइब। अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ट्राइब जैसा कोई वर्ड नहीं था। डिफरेंट जन्स लिव इन स्पेसिफिक एनवायरमेंट्स, अलग अलग लोग अलग अलग स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रहते थे, जैसे कि फॉरेस्ट में या फिर माउंटेन्स में। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये जो है टर्म ट्राइब को यूज़ करता है और ट्राइबल कम्युनिटीज़ को यूज़ करता है इंग्लिश में, या फिर जनजाति को यूज़ करता है हिंदी में।
सो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स, अगर हम ऑफिशियल फिगर्स की बात करें तो इंडिया है 705 ट्राइब्स। इंडिया में 705 ट्राइब्स हैं जो कि फैले हुए हैं ज़्यादातर स्टेट्स में, अमाउंटिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 104 मिलियन पीपल, जिसमें 104 मिलियन पीपल हैं, एंड मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम टुगेदर, जो कि ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन से कई ज़्यादा है। So in the 19th century, anthropologists study tribes often describe them as primitive or inferior to civilized people. So 19th century में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ट्राइब्स को स्टडी किया और वो इन्हें प्रिमिटिव्स कहते हैं या फिर ऐसे लोग जो कि civilized people से थोड़े inferior हैं। So with deeper studies of tribal communities and their rich complex cultures, such biased judgment have mostly been abandoned. So अगर हम डीपली स्टडी करें ट्राइबल कम्युनिटीज को, उनके रिच कॉम्प्लेक्स कल्चर को, तो ये जो जजमेंट है ये जो है हम अबंडन कर सकते हैं। There have been a constant interaction between folk and tribal tradition. So folk और ट्राइबल ट्रेडिशन के बीच में कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन चलता रहा है, एंड द लीडिंग स्कूल्स ऑफ थॉट मेंशन इन दिस चैप्टर, और जो लीडिंग स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं इसके बारे में इस चैप्टर में मेंशन करते हैं। डाइटीज कॉन्सेप्ट्स, लेजेंड्स एंड रिचुअल्स हैव बीन फ्रीली एक्सचेंज इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों ही डायरेक्शंस में इन सारी चीज़ों को जो है एक्सचेंज किया गया है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन जगन्नाथ वर्शिप एट पुरी, ओडिशा वॉज ओरिजिनली अ ट्राइबल डाइटी। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें जगन्नाथ जी की बात होती है, तो जगन्नाथ जिनकी पूजा होती है पूरी ओडिशा में, वो पहले एक ट्राइबल डाइटी थे। एंड दिस इज ऑल्सो द केस विथ वेरियस फॉर्म्स ऑफ द मदर गॉडेस वर्शिप अक्रॉस इंडिया। और ऐसा ही कुछ जो है मदर गॉडेसेस के साथ हुआ है जिन्हें जो है इंडिया के कई पार्ट्स में वर्शिप किया जाता है। कुछ ट्राइब्स जो हैं ऑन द अदर हैंड अडॉप्टेड हिंदू डाइटीज, उन्होंने हिंदू डाइटीज को अडॉप्ट कर लिया है लॉन्ग समय पहले, एंड वो क्या करते हैं, पॉजेस करते हैं अपने खुद के वर्जन को महाभारत के और रामायण के, एंड दिस हैज़ बीन वेल डॉक्यूमेंटेड फ्रॉम इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और ये जो है इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से देखने को मिलेगा ऑल द वे टू तमिलनाडु। सो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से तमिलनाडु तक ये चीज़ें स्प्रेड आउट है। हाउ हैव सच इंटरैक्शन कंटिन्यूड फॉर सो लॉन्ग एंड सो नेचुरली, कैसे ये जो इंटरैक्शन था इतना लंबा चला और इतने नेचुरली चला। सो इट इज इन द एंड बिकॉज फोक, ट्राइबल एंड हिंदू बिलीफ सिस्टम हैव मेनी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स। सो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें हैं इनके पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, बिलीफ सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें, so in all three elements of nature such as mountain, river, trees, plants and animals and some stones too are regarded as sacred. So इन तीनों में ही mountains को, rivers को, trees को, plants, animals को और कुछ पत्थरों को जो है sacred माना गया है, because there is consciousness behind all of them, क्योंकि इन सब के बीच में जो है एक consciousness है। And indeed, tribes generally worship many deities associated with those natural elements. और जो tribes हैं ये क्या करते हैं, worship करते हैं बहुत सारे deities को जो कि जुड़े हुए हैं इन natural elements से। For the Toda tribals resides in the Nilgiri hills of Tamil Nadu. For instance, one of them is pictured in the image on the right. So, over 30 peaks of these mountain ranges are believed to be the abodes of God or goddesses. So यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है जहाँ पे जो टोडर ट्राइब्स हैं जो कि नीलगिरी हिल्स में रहते हैं तमिलनाडु के, उनके अकॉर्डिंग जो पीक्स ऑफ माउंटेन्स हैं, ये जो 30 पीक्स ऑफ माउंटेन रेंजेस हैं, ऐसा वो मानते हैं कि यहाँ पे भगवान रहते हैं। सो ये जो है भगवान गॉड और गॉडेसेस का घर है।
and they are considered so sacred that the Todas avoid pointing to them with a finger. और इन माउंटेन्स को वो इतना ज़्यादा sacred मानते हैं कि इन माउंटेन्स की तरफ वो उंगली भी उठाते नहीं हैं, वहाँ पे वो उंगली को भी पॉइंट आउट नहीं करते हैं. So despite these multiplicity of deities, many tribal groups like Hindus have a concept of a higher divinity or supreme being. So इन सारे मल्टीप्लिसिटी जो डाइटीज़ के हैं, अलग अलग डाइटीज़ के होने के वजह से के बाद भी जो हिंदूज़ हैं वो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो हायर डिविनिटी का है, सुप्रीम बीइंग का है. फॉर एग्जाम्पल several tribes of Arunachal Pradesh worship Doniopola, a combined form of sun and the moon. So बहुत सारे जो ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं वो दोनियोपोला को जो है वर्शिप करते हैं, जो कि सन और मून का कॉम्बिनेशन है. Who later rose to the highest status of the supreme god, जिसे जो है आगे सुप्रीम गॉड जो है माना गया है. So this is also the case of the god खंडोबा in parts of central India. ये भी जो है एक पार्ट है खंडोबा सेंट्रल इंडिया का, एंड ऐसे ही सेम केस वहाँ पे भी देखा गया है. In eastern India, the Munda and Santhal tribes among others worship Singbonga, and who is a supreme deity who created the whole world. तो इनके अकॉर्डिंग जो है ईस्टर्न इंडिया में जो मुंडा और संथल ट्राइब है उनके अकॉर्डिंग वो सिंगबोंदा को जो है वर्शिप करते हैं, जो कि सुप्रीम डाइटी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया है. एंड देयर आर मेनी मोर सच एग्जाम्पल्स, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे. द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एंड्री बिटली summed up this situation in these words. So उन्होंने इस सिचुएशन को इन वर्ड्स में जो है सम अप किया है. The thousands of castes and tribes on the Indian subcontinent have influenced each other in their religious beliefs and practices since the beginning of history and before. तो उनके अनुसार जो कास्ट और ट्राइब्स जो कि थाउजेंड्स हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने एक दूसरे को जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है. उनके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो हिस्ट्री की शुरुआत से ही है. एंड दैट इज द ट्राइबल रिलीजन्स हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म इज वाइडली एक्सेप्टेड. और इसीलिए ये जो ट्राइबल रिलीजन है वो काफ़ी ज़्यादा हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस है एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल है. बट इट इज़ इक्वली ट्रू दैट हिंदुइज्म नॉट ओनली इन इट्स फॉर्मेटिव फेज बट थ्रू आउट इट्स एवोल्यूशन हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्राइबल रिलीजन्स. लेकिन ये भी बात सच है कि हिंदुइज्म जो है अपने फॉर्मेटिव फेज में ही नहीं बट जो डिफरेंट ट्राइबल रिलीजन्स है उनसे भी इन्फ्लुएंस हुआ है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द वैदिक रिलीजन. So today, the end of the later Vedic period, society witnessed major changes. So जब ये later Vedic period जो है उसका जब end था तो सोसाइटी ने बहुत सारे चेंजेस देखे. जो वैदिक रिलीजन था वो धीरे धीरे अपनी सिंप्लिसिटी को खोने लगा था एंड केम टू फोकस ऑन एक्सपेंसिव रिचुअल्स. यहाँ पे अब एक्सपेंसिव रिचुअल्स फॉलो किए जाने लगे, सेक्रीफाइसेस फॉलो किए जाने लगे. ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड वर रिटन इन संस्कृत. जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट थे वो सारे जो संस्कृत में लिखे हुए थे. एंड आयरनिकली हाउएवर पाली एंड प्राकृत वर द लैंग्वेजेस ऑफ द कॉमन पीपल. लेकिन जो कॉमन लोग थे उनकी जो लैंग्वेज थी वो थी पाली और प्राकृत. तो ये लोग जो है संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे थे. The Brahmins exploited people's ignorance for personal gains and misused their power to accumulate wealth, becoming increasingly powerful. और जो ब्राह्मण्स थे जिन्हें ये लैंग्वेज आती थी संस्कृत, वो क्या करने लगे थे, अब लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगे थे अपने पर्सनल गेन्स के लिए और अपनी पावर को मिसयूज कर रहे थे पैसे कमाने के लिए, धन को इकट्ठा करने के लिए, और ये धीरे धीरे और ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे. Rajasyu and
Ashwamedh Yajna were performed during all occasions by Brahmin priest. So जो ब्राह्मण प्रीस्ट थे इन सारे यज्ञ को किया करते थे. thousands of animals were sacrificed which affected the common people. So हजारों एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था जिसकी वजह से कॉमन पीपल जो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे. द कास्ट सिस्टम वॉज रिजिड. कास्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा था विच लेड टू इल ट्रीटमेंट ऑफ द लोअर कास्ट कॉल्ड शूद्रास, जिसकी वजह से जो लोअर कास्ट थे जिन्हें शूद्रास कहा जाता उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था एंड ये बुरा व्यवहार अपर क्लास करती थी. दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स और मिंगल इन कॉमन प्लेसेस. तो ये जो शूद्रास थे जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें ना तो टेम्पल में जाने की आज़ादी थी ना ही वो कॉमन प्लेसेस में एक साथ इकट्ठा हो सकते थे. All these circumstances led to the emergence of many new and unorthodox religious sects. और इन सब चीज़ों की वजह से इन सारे circumstances की वजह से बहुत सारे न्यू और ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस आए से. Among these, Jainism and Buddhism were most popular and developed into well organized religions. अब इन जितने भी रिलीजन्स आए थे उन सब में से जैनिज्म और बुद्धिज्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे और ये अच्छे से डेवलप हुए थे, एक ऑर्गेनाइज रिलीजन बने थे. दे डिड नॉट सपोर्ट द वैदिक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस. ये वैदिक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस को सपोर्ट नहीं करते थे. इसके खिलाफ वो जो है नॉन वायलेंस को मानते थे. So this was the chapter. Now let's move ahead. So Indian culture has many roots and branches. The Vedas, India's earliest texts, gave rise to several schools of thoughts. Vedanta and Yoga are among the best known. The period where Aryans settled in India is known as early Vedic period. Although the schools had different principles and methods, they also shared some important concepts. Tribal belief systems and art have interacted for millennia with Hinduism. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's move on to work to progress. So A exercise is darken the correct option in the OMR sheet. The first one is Mahavira left his house at the age of 40, 30, 18, 25. Correct answer is 30. Second one, Siddharth Gautam was a prince of dash clan. Shakya, Lichvi, Malla, Kuru. Correct answer is Shakya. Third one, tribes were comprised of many villages, cities, towns, small places. The correct answer is villages. Fourth one, dash was the head of the tribe, queen, sarpanch, samiti, rajan. Rajan is the correct answer. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. The first one is Angas and Purvas are the sacred texts of the Jains. Second, the first Tirthankar was Rishabdev. Third one, after receiving enlightenment, Mahavir was called the Jina. Fourth one, the term Sangh means assembly. Fifth, Vedas are seen as a source of dharma and knowledge. Next, let's move on to C exercise, which is state whether the following sentences are true or false. First one is Vedic hymns were written on palm leaf manuscripts. False. Second, the Vedas are far older than Buddhism. Yes, true. Third one, the Vedic statement Ekam Sat Vipra Bahud Vadati reflects a belief in the unity of cosmic powers. True. Fourth one, the founder of Jainism was Mahavir Jain. This is false. Fifth, both Buddhism and Jainism advocated for peaceful coexistence and the avoidance of harm to all living beings. This is true. And the sixth one is tribal belief systems include spirits, deities, nature, worship, and sometimes a concept of supreme divinity. So this is also true. So these are the answers that you have to write down. And this was all for today.
I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.